डियर स्टूडेंट्स, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए आज हम राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस शब्द से भी स्पष्ट होता है विकासवादी सिद्धांत, एवोल्यूशन थ्योरी, अर्थात किसी भी चीज़, किसी भी संस्था, किसी भी विचार के निरंतर क्रमिक गति से परिवर्तन कर धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया को विकास के नाम से जाना जाता है। जब हम राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का विवेचन करते हैं तो इसका सीधा सा आशय ये है कि वह सिद्धांत जो इस तर्क में विश्वास करता है कि राज्य ना तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, ना फोर्स थ्योरी के सिद्धांत स्वरूप सिर्फ बल के आधार पर उत्पन्न हुआ है, ना केवल सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर उत्पन्न हुआ है, अपितु यह वह सिद्धांत है जो स्पष्ट करता है कि राज्य मानव समूह के परिवर्तन के साथ साथ, मानव समाज के परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे विकास कर ऐसी अवस्था में पहुंचा जहां पर राज्य उसकी विकास की अवस्थाओं के समानांतर एक संस्था के रूप में परिष्कृत रूप से आज हमारे सामने प्रस्तुत है। वस्तुतः ये सिद्धांत अपने पूर्ववर्ती सभी सिद्धांतों को खारिज करता है और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में ओरिजिन ऑफ स्टेट के लिए विकासवादी सिद्धांत को, इवोल्यूशन थ्योरी को सबसे सटीक तार्किक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो इनका तर्क है उसके समर्थन में बहुत से राजनीतिक विचारकों का पक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है, लिया जाता है, जो ये स्पष्ट करता है कि राज्य की विकासवादी यात्रा के दौरान हमें बहुत सारी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इन अवस्थाओं में हमें स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये स्पष्ट है कि जो भी राज्य है, राज्य का आज जो स्वरूप है वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ऐतिहासिक प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वो आज वर्तमान अवस्था में आया है। दूसरा, जो ये अवस्था आज राज्य की है, राज्य का आज जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, इसमें कोई भी एक तत्व प्रभावी या निर्णायक तत्व नहीं रहा है, अपितु ये विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण होने के पश्चात इस रूप में राज्य की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति नहीं हुई, राज्य का विकास हुआ है। दोनों शब्दों में अंतर है। उत्पत्ति तो होती है अचानक किसी एक विशेष कारण से, और विकास होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट की ओर लेके जाना, आगे की तरफ बढ़ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स की उपस्थिति को ये स्वीकार करते हैं और किसी भी एक सिद्धांत में किसी भी एक तत्व की उपस्थिति को, एक फैक्टर की उपस्थिति को राज्य के विकास का, उत्पत्ति का कारक नहीं मानते हैं। तीसरा, ये बताते हैं स्टेजेस ऑफ स्टेट रही हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि एक प्रबुद्ध रूप से जागृत समाज ने तुरंत राज्य रूपी संस्था का निर्माण कर दिया हो या उसको बना दिया हो। ये कहते हैं कि जिस प्रकार मानव समुदाय एक छोटे समूह से एक वृहत सामाजिक संगठन के रूप में वैश्विक स्तर पर परिष्कृत होकर आज हमें देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार राज्य की भी विभिन्न अवस्थाएं रही हैं और ये सभी अवस्थाएं समान नहीं रही हैं, एक जैसी नहीं रही हैं, और सब में कोई कॉमन तत्व एक आध हो सकते हैं, लेकिन सब में कोई कॉमन तत्व भी नहीं रही हैं। लेकिन इसमें जो समान बात है वो ये है कि ये अवस्थाएं क्रमिक रही हैं, धीरे धीरे परिवर्तित हुई हैं और लगातार चलती रही हैं, रेगुलर चलती रही हैं। चूँकि निरंतर विकास की ओर अग्रसर हुई हैं, इसलिए इसमें कोई भी एक ऐसा तत्व हमें नहीं प्रभावी लगेगा कि इसके कारण ये संस्था विकसित हो रही है। कंटिन्यूस, लगातार, नियमित विकास की प्रक्रिया में राज्य निर्मित हुआ है, राज्य बना है, लेकिन ये इसमें कोई भी एक यूनिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता कि जैसा प्राथमिक स्तर पर था वही आज आपको जो उन्नत अवस्था है, क्रमोन्नत अवस्था के बाद जो अवस्था है उसके बाद भी वही मिले। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट मानती है विकासवादी थ्योरी, वो ये मानती है कि मूलतः राज्य क्या है, राजनीतिक संस्था है, और समाज जो छोटे समुदाय थे, जैसे परिवार थे या कबीले थे या जो छोटे सामाजिक समुदाय थे, वो एक सामाजिक संस्थाओं या समूहों के रूप में विकसित हुए थे। तो कह रहे एक बिल्कुल राजनीतिक, विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से सत्ता को हासिल करके लोगों को अनुशासित, संरक्षित और उनके अधिकारों के साथ आबद्ध करने वाली जो संस्था है, उसके रूप में राज्य की प्रकृति उभर कर आती है। इसलिए स्टेट इज बेसिकली अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्था है।
एक अगला पक्ष जो इसको महत्वपूर्ण मानते हैं विकासवादी सिद्धांत, कि राज्य की इस विकास प्रक्रिया में कोई भी समाज के इतर का तत्व प्रभावी नहीं रहा, समाज से बाहर का कोई भी तत्व प्रभावी नहीं रहा। समाज चूँकि लोगों से मिलकर बना था, जैसे हम दैवीय सिद्धांत में देखते हैं कि ईश्वर या ईश्वर की इच्छा बहुत अधिक प्रभावी निर्णायक रही है राज्य की उत्पत्ति में। लेकिन ऐसे किसी भी तत्व को नकारते हुए जो एवोल्यूशनरी थियरी है उसके विश्लेषक ये मानते हैं कि लोगों के सामूहिक इच्छा के बिना, लोगों की सहमति के बिना, लोगों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी किए बिना, लोगों को शासन और शासित की दोनों की भूमिकाओं में आए बिना राज्य का विकास संभव नहीं था। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि सिर्फ लोग या जो समाज है, लोगों का समाज है, वही राज्य कैसे बना सकता है। अपितु राज्य का सीधा सा अर्थ है ऐसी संस्था जो लोगों को उनके अधिकारों के संरक्षण का विश्वास दिलाती है और उस संरक्षण में लोगों की स्वयं की भागीदारी रहती है। क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी से जब हम असामाजिक से सामाजिक बनने की ओर प्रवृत्त हो रहे थे, तब से ये संरक्षण की भावना, नियंत्रण की भावना, लोगों को बांधने की भावना, एक आवश्यकताओं के आधार पर लोगों के साथ जुड़े रहने की भावना उत्पन्न हो रही थी। फलतः लोगों की निर्णायक भूमिका रही है राज्य के निर्माण में। कंसेंट, सहमति भी है, उनके निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी भी है। वो शासक, सत्ता, राजा, कबीले का सरदार किसी भी रूप में होता था और चूँकि वो नियम बनाने वाला होता था, उसके नियम फॉलो करने वाले होते थे, तो इसलिए लोगों की पारस्परिकता के आधार पर राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। और जब हम बहुत सारे फैक्टर्स का अध्ययन करते हैं, अभी आगे हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि जब हम ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी थ्योरी राज्य के विकास की प्रक्रिया पर बल देती है, तो इसमें ये भी तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के पैरेलल देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मानव समाज की विकास प्रक्रिया तो अलग है और राज्य की विकास प्रक्रिया अलग है। अपितु जैसे बर्ग्स ने बहुत स्पष्ट किया है, स्टेट इज ए कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आउट ऑफ ग्रॉसरी imperfect beginnings through crude but improving forms of manifestations towards a perfect and universal organization of mankind। अर्थात हम मानव की समाज की जो इम्परफेक्ट बिगनिंग थी उसके साथ उसको एक परिष्कृत संस्था के रूप में, परिष्कृत समाज के रूप में अगर उसका आकलन कर सकते हैं तो ठीक इसी प्रकार हमें संपूर्ण मानवता के लिए एक सर्वव्यापी संस्था के रूप में राज्य की विकास प्रक्रिया को भी स्वीकार करना होगा।